अग्निवंशी मैंसन का भव्य और आलीशान था, लेकिन वहां बैठे लोगों के दिमाग में आज जो कुछ भी हुआ था वही सब चल रहा था। मेहमान जा चुके थे। पुलिस ने रीटा और मोहिनी को गिरफ्तार कर लिया था। सियाजी, राघव जी, मिस्टर ठाकुर और सितारा जी, आर्यन और मीरा, अथर्व, इसी का सब वहीं पर मौजूद थे। सितारा जी अभी भी उस मानसिक सदमे से उभरने की कोशिश कर रही थी। इशिका ने अपनी माँ को समझाते हुए कहा, माँ अब सब कुछ ठीक है। वे दोनों हमारी ज़िंदगी से जा चुके हैं। अब हम सुरक्षित हैं। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अथर्व ने भी सबको समझाया, अब उन दोनों की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। उनका अंत हो चुका है। वो हमारी ज़िंदगी से दूर जा चुकी हैं। फिर सब वापस अपने कमरों में सोने चले गए। आज सब अग्निवंशी मैंसन में ही रुके हुए थे। इशिका और अथर्व भी अपने अपने कमरे में जा चुके थे। करीब रात के 1 बजे अथर्व और इशिका को उठाया। इशिका, उठो, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। इशिका हड़बड़ा कर उठी। उसकी आंखों में सवाल था, लेकिन अथर्व ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर इशिका को बिना कोई सवाल के जवाब लिए उसके साथ चली गई। अथर्व की गाड़ियों का काफिला एक सुनसान जगह पर आकर रुका। वहाँ एक पुराना मैंसन था जो बॉडीगार्ड से घिरा हुआ था। रात के अंधेरे में वह जगह किसी डरावने सपने की तरह लग रही थी। चारों तरफ हाई सिक्योरिटी और गार्ड्स अपनी पोजीशन पर तैनात थे। यहाँ अथर्व के नियम चलते थे। यह अथर्व का डार्क मैंसन था जहाँ वह अपने दुश्मनों को और अपनी माफिया किंग वाले कामों को अंजाम दे जाता था। अथर्व और इशिका गाड़ी से उतरकर अंदर गए। सभी गार्ड्स उन दोनों को ग्रीट कर रहे थे। वे दोनों एक कमरे के पास जाकर रुक गए जहाँ से अंदर से चीखने की भयानक आवाज़ें आ रही थी। जैसे ही दरवाज़ा खुला, इशिका की आंखें फटी की फटी रह गई। अंदर कोई और नहीं बल्कि रीटा और मोहिनी थी। वे दोनों को देखकर हैरान थी। फिर उसने सवाल भरी नज़रों से अथर्व की ओर देखा। उसे देखकर अथर्व ने कहा, दुनिया की नज़रों में वे पुलिस कस्टडी में, लेकिन मैं उन्हें यहाँ लेकर आ गया इशिका, सिर्फ तुम्हारे लिए, ताकि तुम अपना बदला ले सको। तुम अपनी माँ के 20 सालों और अपने दर्द, बचपन के दर्द का बदला ले सको। इशिका ने पहले हैरानी से अथर्व की ओर देखा, फिर वह रीटा और मोहिनी को देखने लगी। उसकी आंखों में नफरत साज झलक रही थी। रीटा ने इशिका की तरफ देखकर चिल्लाने लगी, इशिका, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ़ कर दो। मैं यहाँ से बहुत ही दूर चली जाऊँगी, कभी भी तुम्हारे सामने नहीं आऊँगा। प्लीज़ मुझे जाने दो। मैं तुम्हारी माँ हूँ। मैंने तुम्हें पाला है। यह सुनकर इशिका की आंखें गुस्से से लाल हो गई। वह उसके पास आई। उसने गुस्से में कहा, माँ, कैसी माँ, जिस औरत ने अपनी सहेली का घर उजाड़ दिया, मुझे इतना दर्द दिया, मेरे पापा को इतनी तकलीफ दी, मैं कैसे भूल जाऊँ? और तुमने मुझे सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए पाला। अब मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी और आज तुम्हारा अंत है। थोड़ी देर ही बाद कमरों के बीचे बीच रीटा और मोहिनी जंजीरों से जकड़ी हुई थी। अथर्व एक कुर्सी पर किसी राजा की तरह बैठा हुआ था और गर्व से अपनी बीवी को देखने लगा। उसे देखना था कि इशिका अपना बदला कैसे लेते। इशिका ने भी वहीं पर पड़ा हुआ चाबुक उठाया। वह कोई मामूली चाबुक नहीं था। उसके रेशों में छोटे छोटे नुकीले लोहे के कांटे लगे हुए थे। इशिका की आंखों में इस वक्त दया का एक भी कतरा नहीं था। वह पहले मोहिनी के पास बढ़ी तो उसे देखकर डर से वह कांप रही थी। उसे छोड़ने की मिन्नतें कर रही थी। इशिका, मुझे छोड़ दो, जाने दो प्लीज। लेकिन इशिका को कोई भी फर्क नहीं पड़ा। छोड़ दूँ? कैसे छोड़ दूँ तुझे? तुमने मुझे इतनी तकलीफ दी, बचपन से हमेशा मुझे टॉर्चर किया, मुझे मेरे अथर्व के खिलाफ भड़काया, मेरे पापा के खिलाफ भड़काया, सबको मुझसे दूर किया। तुम्हें कैसे माफ़ कर दूँ? आज कोई भी माफ़ी नहीं होगी, बल्कि इंसाफ होगा। उसने कांटेदार चाबुक मोहिनी पर चलाया। उसकी जोरदार चीखें निकली। वह गुस्से में वह सब कुछ याद कर कर उसे मार रही थी कि उसने पिछले जन्म में कहा था कि कैसे वह उसके बच्चे को मार दिया था और अथर्व को भी मार दिया था, अपने परिवार से दूर कर दिया था। यह सब याद करके उसका गुस्सा बढ़ रहा था। उसने उसे बेरहमी से चाबुक चलाना शुरू कर दिया, जिससे मोहिनी की चीखें निकल रही थी। तो जो पास में खड़ी रीटा डर के मारे काँप रही थी और उसे छोड़ने की मिन्नतें कर रही थी। इशिका, छोड़ दो, चाहो तो मेरी जान ले लो, पर उसे छोड़ दो, उसे जाने दो। इशिका को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसे तो जैसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। उसे तो सिर्फ अपना दर्द दिख रहा था जो उसने पिछले जन्म में सहा था। थोड़ी देर ही बाद मोहिनी खून से लथपथ जमीन पर गिर चुकी थी, जैसे एक जिंदा लाश हो। उसकी पूरी बॉडी से खून निकल रहा था जो बहुत ही भयानक लग रहा था। रीटा उसे देखकर जोर जोर से रो रही थी, लेकिन वहाँ खड़े अथर्व के बॉडीगार्ड अथर्व और इशिका को कोई भी फर्क नहीं पड़ा। इशिका को उसे देखकर बहुत ही सुकून मिल रहा था। फिर इशिका रीटा की ओर बढ़ी। उसे अपनी तरफ आता देख रीटा की रूह काँप गई। वह डर के मारे काँपने लगी और धीरे धीरे पीछे खिसकने लगी। फिर इशिका उसके पास आ गई और उसे नफरत से देखने लगी। उसे वो सब कुछ याद आने लगा, कैसे इस औरत ने उसका घर बर्बाद कर दिया, अपनों से उसे दूर किया, उसकी माँ को उससे दूर किया। फिर इशिका ने उसके बालों को कसकर पकड़कर ऊपर किया और कहा, अब तेरी बारी है। जितना दर्द तूने मुझे और मेरी माँ को दिया, उससे कई ज़्यादा दर्द मैं तुम्हें दूंगी। आज तुम्हें पता चलेगा कि आखिर दर्द होता ही क्या है। उसने उसे झटके से छोड़ दिया, जिससे वह लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ी। इशिका ने रीटा पर चाबुक चलाना शुरू कर दिया, जिससे रीटा की चीखें निकलने लगी। वह बिना किसी रहम के उसको टॉर्चर कर रही थी। उसकी चीखें सुनकर उसे सुकून मिल रहा था
उसे सब कुछ याद आ रहा था, अपने परिवार का उससे दूर होना, कैसे उसने उसकी आंखों के सामने उसके मासूम बच्चे और पति को बेरहमी से सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए मार दिया, कैसे उसने उसकी माँ को दूर किया और कैद करके रखा था। यह सब याद करके उसकी नफरत बढ़ रही थी। उसने बेरहमी से उस पर चाबुक चलाना शुरू कर दिया, जिससे उसके पूरी बॉडी से खून निकलने लगा। थोड़ी ही देर बाद ऋषिका थक गई, उसकी सांसें फूलने लगी। उसने चाबुक को नीचे फेंका। रीटा और मोहिनी सिर्फ अब मांस के टुकड़े लग रहे थे। फिर अदर कुर्सी से उठा और ऋषिका के पास आया। उसने उसे अपने बाहों में भर लिया। ऋषिका का शरीर गुस्से से थकान से कांप रहा था। अथर्व ने उसके माथे को चूमा और शांत करवाया। शांत हो जाओ ऋषिका, अब कांत करीब है। फिर अथर्व ने अपने खौफनाक निगाहों से अपने बॉडीगार्ड को इशारा किया। उन दोनों ने रीटा और मोहिनी को घसीट कर एक बड़े से कांच के जार में उन दोनों को डाल दिया, जहाँ जहरीले सांप और बिच्छू के कीड़े थे। वे सांप, कीड़े और बिच्छू उन दोनों के पैर टूटे पड़े। कुछ देर बाद उनकी चीखें निकलने लगी, फिर धीरे धीरे शांत हो गई। उन दोनों का अंत हो चुका था। ऋषिका ने अपना बदला पूरा कर लिया था। दोनों के पापों का अंत हो चुका था। ऋषिका ने गहरी सांस ली। उसके मन में आज सुकून मिला था। उसने अपना बदला ले लिया था, जिससे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। अथर्व ने उसे अपनी ओर घुमाया और कहा, अब तो तुम खुश होना। ऋषिका अपना बदला लेकर ऋषिका ने अथर्व की आंखों में देखा और मुस्कुराई। हाँ अथर्व, आज मुझे असली सुकून मिला है। अगर आप नहीं होते तो मैं यह कभी नहीं कर पाती। मैंने अपनी माँ का और अपना बदला ले लिया। लेकिन ऋषिका ने डेविल स्माइल के साथ कहा, अभी माया और कर्ण बचे, उनका हिसाब अभी बाकी है। उन्होंने मुझे बहुत ही तकलीफ दी है। अथर्व ने ऋषिका के हाथ को चूमते हुए कहा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ और उनका हिसाब भी बहुत ही जल्द होगा। फिर दोनों वापस अग्निवंशी मैंसन आ चुके थे। सुबह के 4 बज रहे थे। कमरे में जाकर ऋषिका ने खुद को अच्छे से फ्रेश किया, जहाँ उनके कपड़ों पर खून लगा हुआ था। फिर वे वापस अपने कमरे में आकर अथर्व के सीने से लगकर सो गई। आज की नींद में सिर्फ सुकून था, लेकिन ऋषिका का बदला अभी भी बाकी था। सूरज की सुनहरी किरणें अग्निवंशी मैंसन के आलीशान लिविंग रूम में को रोशन कर रही थी। ओले में एक अजीब सा सुकून और शांति फैली हुई थी। टीवी पर सुबह की ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी, जिसमें रीटा और मोहिनी के काले कारनामे और ठाकुर साम्राज्य से उनके पतन की खबरें हर चैनल पर छाई हुई थी। दुनिया की नज़र में दोनों कानून के शिकंजे में थी, लेकिन यहाँ बैठे लोग जानते थे कि वे दोनों जहरीली नागिन अब कभी लौटकर वापस नहीं आने वाली हैं। मिस्टर ठाकुर और सितारा जी सोफे पर एक दूसरे का हाथ थाम कर बैठे हुए थे। सितारा जी के चेहरे पर 20 साल बाद एक सच्ची मुस्कान खिली थी। उनके चेहरे पर सुकून था कि अब उनके परिवार से उन्हें कोई अलग नहीं कर पाएगा। ऋषिका और अथर्व के भी पास बैठे यह न्यूज़ देख रहे थे। अथर्व के चेहरे पर डेविल स्माइल थी। ऋषिका के चेहरे पर सुकून था। उसे खुश देखकर अथर्व के दिल में को भी तसल्ली मिल रही थी। अथर्व ने ऋषिका की तरफ झुककर धीरे से कहा, तुम्हारी आंखों का यह सुकून ही मेरे जीवन की सबसे बड़ी जीत है। ऋषिका यह सुनकर ऋषिका ने मुस्कुराकर उसका हाथ थाम लिया, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वे 2 चेहरों की तबाही का इंतजार बाकी था। दूसरी तरफ शहर के एक इलाके में बने मैंसन का माहौल इसके विपरीत था। वहाँ हवा में सिर्फ और सिर्फ मौत का खौफ तैर रहा था। यह मैंसन माया और कर्ण का था, जो लिविंग रूम में बैठी टीवी स्क्रीन के सामने खड़े रीटा और मोहिनी के पतन की न्यूज़ देख रहे थे। उनके पसीने छूट रहे थे। उनके चेहरे का रंग पूरी तरह उठ चुका था। उन्हें अच्छी तरह से समझ आ रहा था, जिस ऋषिका को वह मोहरा समझ रहे थे, असल में वह एक खिलाड़ी बन चुकी है, जिसने रीटा और मोहिनी का नामो निशान मिटा दिया। कर्ण माया की आवाज़ डर के मारे काँप रही थी। हमारा खेल खत्म हो चुका है, ऋषिका सब जानती है। रीटा और मोहिनी के बाद अगला नंबर हमारा है। वह हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी, और उसका वह पति अथर्व, वह तो हमारी रूह तक नोच डालेगा। कर्ण ने भी उसके अपने माथे से पसीना पोंछते हुए कहा, तुम बिल्कुल सही कह रही हो माया, हमें यहाँ से एक पल भी नहीं रुकना चाहिए। अगर हमें अपनी जान प्यारी है तो हमें इसी वक्त यह देश छोड़कर भागना होगा। एक बार हम विदेश के लिए निकल गए तो हमारा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। फिर दोनों पागलों की तरह अपने अपने बेडरूम की तरफ भागे। उन्होंने बिना समय गंवाए अपनी अलमारी से सूटकेस निकाले और जो भी नकदी, जेवरात और कीमती सामान हाथ लगा उसे बैग में ठूंसने लगे। खौफ उनके सिर पर चढ़कर बोल रहा था। पैकिंग खत्म होते ही दोनों सीढ़ियों से नीचे उतरे, अपनी कार में की चाबी उठाई और सीधे इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ निकल गए। करण पूरी रफ्तार से एयरपोर्ट की ओर जाने वाले हाईवे पर दौड़ रही थी। माया बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी, कोई उसका पीछा तो नहीं कर रहा था। एयरपोर्ट बस कुछ ही किलोमीटर दूर था कि उन्हें लग रहा था कि वे मौत के मुंह से बचकर निकलने ही वाले हैं। तभी अचानक एक तेज की आवाज़ के साथ 4 आलीशान काली गाड़ी अचानक कहीं से आ गई। फिर उन्होंने कर्ण की कार को चारों तरफ से घेर लिया। कर्ण ने घबराकर गाड़ी का ब्रेक मारा। यह कौन है? माया चीख उठी। इससे पहले वे दोनों कुछ समझ पाते या कार का दरवाजा लॉक कर पाते, गाड़ियों से काले सूट और नकाब पहने हुए भारी हथियार बंद गार्ड्स बाहर निकले। उन्होंने पलक झपकते ही कार की गाड़ी के शीशे तोड़ दिए और दोनों को बालों से घसीटते हुए बाहर निकाल लिया।
छोड़े मुझे, तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ, बचाओ। माया ने पूरी ताकत से चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन एक गार्ड ने तुरंत उसके मुंह पर क्लोरोफॉर्म से लगा रुमाल रख दिया, जिससे माया बेहोशी की हालत में चली गई। दूसरी तरफ कर्ण के भी हाथ पैर चलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उन लोग हट्टे गड्ढे गार्ड्स के सामने उनकी एक नहीं चली। उन दोनों ने उसे बेहोश कर दिया और दोनों को गाड़ियों में डालकर मैच 2 मिनट के अंदर यह सब घट चुका था। वह काली गाड़ियाँ धूल उड़ाती हुई वहां से गायब हो गई, जैसे वहां कभी कुछ हुआ ही न। बीच हाईवे पर सिर्फ कर्ण की लावारिस गाड़ी खड़ी थी। किसी को कानो कान खबर नहीं हुई कि वे दोनों कहाँ चले गए और उन्हें कौन ले गया। अग्निवंशी मैंसन के मुख्य द्वार पर आज खुशियों की एक नई सुबह थी। सितारा जी और मिस्टर ठाकुर अब वापस ठाकुर पैलेस के लिए रवाना हो रहे थे। 20 साल के लंबे वनवास दर्द और तड़प के बाद आज सितारा जी अपने असली घर अपने पति के साथ लौट रही थी। इशिका ने रोते हुए लेकिन चेहरे पर एक असीम मुस्कान के साथ अपनी माँ और पापा को विदा किया। उसे इस बात का सबसे बड़ा सुकून था कि अब उसके पापा अकेले नहीं हैं। उसका ध्यान रखने के लिए, अब उनके जीवन की खुशियों भरने के लिए उनकी जीवन संगिनी उसके साथ थी। इतने सालों के बाद इशिका ने अपने दिल पर रखा एक बहुत भारी बोझ हल्का होते हुए महसूस किया था। उनके जाने के बाद धीरे धीरे मैंसन खाली होने लगा। सिया जी और राघव जी भी सब कुछ ठीक होने के बाद वापस ओल्ड मैंसन लौट गए। आर्यन अपने पेंडिंग पड़े बिजनेस प्रोजेक्ट को संभालने के लिए ओबरॉय इंडस्ट्री के लिए निकल गया और मीरा भी सभी इशिका को गले लगाकर उसे ढेर सारा प्यार देकर अपने घर वापस चली गई थी। इशिका ने नन्हे आरुष को तैयार किया, उसे चूमा और खुद स्कूल छोड़ने के लिए गाड़ी में बैठकर निकल पड़ी। वह इधर अपनी काली कार में सवार होकर अग्निवंशी कॉरपोरेशन के अपने हेड ऑफिस की तरफ बढ़ गया। अथर्व अपने आलीशान और आधुनिक ऑफिस के कैबिन में बैठा हुआ था। कैबिन के विशाल कांच की दीवार से पूरा शहर दिखाई दे रहा था। अथर्व वह शांति और एकाग्रता के साथ अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। अथर्व के चेहरे पर वही चिर परिचित माफिया किंग वाली गंभीरता थी। अग्निवंशी अड्डे के उस अंडरग्राउंड काल कोठरी में आवाज जैसे थम चुकी थी। दीवारों पर टंगे लोहे के औजारों और चाबुक रात के अंधेरे में और भी भयानक लग रहे थे। जंजीरों से बंधे माया और कर्ण खौफ से थरथर काँप रहे थे। उनके सामने इशिका खड़ी थी, जिसकी आंखों में इस वक्त दया या इंसानियत का कोई भी खतरा नहीं था। अथर्व हमेशा की तरह अपनी पैंट की जेब में हाथ डाले बाहर शांत चेहरे के साथ एक तरफ खड़ा था। उसकी गहरी काली आंखें अपनी पत्नी के इस रूप को देख रही थी। उसे इशिका पर गर्व था कि वह अपने दुश्मनों को सही औकात दिखा रही है। इशिका के दिमाग में इस वक्त पिछले जन्म की वह सारी खौफनाक यादें एक फिल्म की तरह तेजी से घूम रही थी। उसे याद आ रहा था कैसे माया और कर्ण ने रीटा और मोहिनी के साथ मिलकर उसके मासूम बेटे आयुष को उसकी आंखों के सामने तड़पा कर मार डाला था। उसे याद आ रहा था कैसे उन्होंने उसके पति अथर्व की पीठ में छोरा घोंपा था। पिछले जन्म में ली गई अपनी आखिरी सांस और अपनी चीखों को याद करके इशिका का गुस्सा और नफरत सातवें आसमान पर पहुंच गए। तुम दोनों को क्या लगता है? इशिका की आवाज़ में एक बर्फीली ठंडक थी। तुम लोग मेरी पीठ में छुरा घोंप कर इतनी आसानी से देश छोड़कर भाग जाओगे? तुम लोगों ने मुझे बहुत तकलीफ दी है, मैं तुम लोगों को इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगी। आज तुम लोगों को पता चलेगा कि दर्द क्या होता है। इशिका ने दीवार से एक नुकीली लोहे की रोड उठाई और बिना किसी रहम के कर्ण के घुटनों पर दे मारी। कड़क की आवाज़ के साथ कर्ण की हड्डी टूट गई और उसकी एक ऐसी चीख निकली जिससे पूरी काल कोठरी को हिला दिया था। इशिका, प्लीज मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, कर्ण खून की उल्टियाँ करते हुए गिड़गिड़ाया। लेकिन इशिका पर जैसे खून सवार था। वह माया की तरफ मुड़ी और माया के बालों को इतनी बेरहमी से पकड़ा कि माया की खोपड़ी के बाल खिंच गई। इशिका ने एक कांटेदार चाबुक उठाया और माया के चेहरे और जिस्म पर बरसाना शुरू कर दिया। यह मेरी बेस्ट फ्रेंड बनने का नाटक करने के लिए, यह मुझे धोखा देने के लिए, इशिका हर प्रहार के साथ चिल्ला रही थी। माया का वह खूबसूरत चेहरा जिस पर उसे नाज था अब खून से लथपथ हो चुका था। उसकी चीखें अब सिसकियों में बदलने लगी थी। कुछ ही देर में लगातार टॉर्चर की वजह से माया और कर्ण की सांसें बेहद धीमी पड़ने लगी। वे दोनों अधमरी हालत में जंजीरों से लटके हुए थे। उनकी आंखें आधी खुली हुई थी। वे बस अपनी मौत का इंतजार कर रहे थे। इशिका टॉर्चर करते करते हांफने लगी, लेकिन उसका प्रतिशोध अभी पूरा नहीं हुआ था। उसने टॉर्चर रूम में एक कोने में इशारा किया। वहाँ 2 आदमकद विशाल कांच के टैंक रखे हुए थे जो ऊपर तक पानी और तेजाब के जानलेवा केमिकल मिक्सर से भरे हुए थे। इशिका ने ठंडे लहजे में कहा, तुमने मेरे परिवार की सांस छीननी चाहिए। अब तुम लोगों को इस जार में तड़प कर अपनी आखिरी सांस के लिए भीख मांगोगे। यह सुनते ही माया और कर्ण की रूह कांप गई। उन्होंने अपनी अधूरी सूजी आंखों से उस मौत के कुएं को देखा। वह पूरी ताकत से गिड़गिड़ाने लगे, नहीं इशिका, प्लीज हमें गोली मार दो, हमें
इतनी भयानक मौत मत दो, रहम करो। माया ने अपने खून से सने हाथ जोड़कर कहा, लेकिन इशिका के दिल पर लगा घाव बहुत ही गहरा था। उसने गार्ड्स को कड़क आवाज में इशारा किया, इन्हें अंदर ले जाओ। गार्ड्स ने बिना कोई देर किए जंजीरें खोली और कर्ण और माया को उन विशाल कांच के जारों से ऊपर धकेल दिया और तुरंत ऊपर का भारी लोहे का ढक्कन लॉक कर दिया। कांच के पार का दृश्य रोंगटे खड़े कर देने वाला था। पानी के अंदर जाते ही केमिकल ने उनके घाव को जलाना शुरू कर दिया। माया और कर्ण कांच की दीवारों पर अपने हाथ पैर मार रहे थे, हवा में एक एक बुलबुले के लिए तड़प रहे थे। उनकी आंखें खौफ से फटने वाली थी। वह चिल्लाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मुंह खोलते ही जहरीला पानी उनके फेफड़ों में भर रहा था। कुछ ही मिनट तक यह खौफनाक चटपटा चलती रही। धीरे धीरे कांच के अंदर हलचल बंद हो गई। माया और कर्ण की आंखें खुली की खुली रह गई। उनकी सांसें हमेशा के लिए थम चुकी थी। वे दोनों पानी के अंदर तैरते हुए लाश बन चुके थे। इशिका टॉर्चर रूम से बाहर आई। उसका पूरा बदन थक चुका था, लेकिन उसके चेहरे पर एक गहरा रूहानी सुकून था। पिछले जन्म का अधूरा प्रतिशोध दौर इस जन्म की सुरक्षा आज पूरी हो चुकी थी। अथर्व तुरंत आगे बढ़ा। उसने इशिका को अपनी मजबूत और सुरक्षित बाहों में ले लिया और उसे बेहद प्यार से इशिका के पसीने से भीगे माथे को चूमा। उसकी आंखों में देखते हुए कहा, हो गया मेरी जान, तुम्हारा बदला आज पूरा हुआ। जिन दुश्मनों ने तुम्हें और तुम्हारे परिवार को दर्द दिया था, आज उनका नामो निशान मिट चुका। अब हमारा परिवार पूरी तरह से सुरक्षित। अब कोई भी हमारे और उसे हमारे रिश्ते की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखने की जरूरत नहीं कर सकता। इशिका के होठों पर एक हल्की सी थकी हुई मुस्कान आई। उसने अपना सर अथर्व के सीने पर टिका दिया। शुक्रिया अथर्व, आपके बिना मैं यह कभी नहीं कर पाती। फिर दोनों गाड़ी में बैठे और वापस अग्निवंशी मैंसन लौट आए। रात के 3 बज चुके थे। अपने कमरे में पहुंचकर इशिका ने शावर लिया, खुद को पूरी तरह से फ्रेश किया और बिस्तर पर आकर अथर्व के पास लौट गई। दोनों के चेहरे पर गहरा सुकून था कि उनके जीवन के सारे कांटे साफ सूख चुके हैं। वे दोनों एक दूसरे का हाथ थाम कर गहरी और चैन की नींद में सो गए। लेकिन अग्निवंशी साम्राज्य की कहानी अभी पूरी इस तरह खत्म नहीं हुई थी। जहाँ पुराने दुश्मनों का अंत हो चुका था, वही किसी अंधेरे कोने में एक नया तूफान आकर ले रहा था, जिससे इशिका और अथर्व अभी तक पूरी तरह से बेखबर थे।